जय हिंद, वंदे मातरम। एक्सपोज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मुनेश श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे भारत की राजनीति के उन पहलुओं की जो पहलू पूरी जनता को परेशान कर रहे हैं। दो तीन विषयों पे हम लोग बात करेंगे। एक तो यूपीए का जो नया गठबंधन है जिसे INDIA नाम दिया गया है, और उसके साथ ही सनातन धर्म के विरोध में, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए जो लोग बयानबाजी कर रहे हैं उस पे हम बात करेंगे, और इंडिया बनाम भारत पे बात करेंगे। इसके लिए आज हमारे साथ हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह साहब। तो आइए बात करते हैं और जानते हैं इन सारे विषयों का उनके पास क्या जवाब है, क्या राजनीति करवट ले रही है, और राजनीति का ये जो वर्तमान में जो हम देख रहे हैं, ऐसे मुद्दों को राजनीति में शामिल किया जा रहा है जो कभी भारत की पुरानी राजनीति में देखा नहीं गया है। यानी उसे हम कहें कि एक घटिया तरीके की राजनीति जो चल रही है उसे नहीं किया जाना चाहिए, और आज वो हो रहा है, तो उसके परिणाम आने वाले समय में क्या होंगे। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर अरविंद सर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मुनेश जी। सर, जैसा कि आप जान रहे हैं, एक अलायंस बना है कांग्रेस का, जो पहले यूपीए था उसे INDIA कर दिया गया है। तो इसे आप कैसे देखते हैं, और क्या इसके पीछे जो नामकरण हुआ है इसके पीछे कारण क्या है, और इसका परिणाम क्या होगा आने वाले समय में? मुनेश जी, सबसे पहले तो आपको बधाई इसलिए जी कि आपने INDIA का इस्तेमाल किया। जी। अन्य पत्रकारों की तरह इंडिया कह के आपने संबोधन नहीं किया जी। क्योंकि आपने जो संबोधन किया है वही करेक्ट है। इस तरह के नामकरण के पीछे वजह क्या है और हासिल क्या करना चाहता है ये राजनीतिक गठबंधन? जी जी जी। मुझे लगता है कि उत्तर के लिए तो एक छोटा सा शेर ही काफी है, और फिर व्याख्या हम इसकी कर लेंगे। जी जी। बड़ा खूबसूरत शेर है। अब तो अपने घरों पे लगी हुई इन तख्तियों को हटा दो। जी। अब तो अपने घरों पे लगी हुई इन तख्तियों को हटा दो, अल्फाज गंदे हो गए, शोहरत बदनाम हो गई। वाह, सही बात है। वर्तमान राजनीति को दिखाना है। यूपीए की शोहरत उसका देश के लिए किया जाने वाला सकारात्मक कार्य नहीं है, बल्कि उसकी शोहरत देश के लिए किए जाने वाले नकारात्मक कार्य है। बहुत विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे तमाम घोटाले जो डायरेक्टली जाके गठबंधन के पार्टियों से जुड़ते हैं, उन्होंने इतनी शोहरत प्रदान कर दी नकारात्मक रूप में जी कि इन पार्टियों को लगा कि ये तख्ती लेके हम किसी भी इलेक्शन में जाके विजय की गुंजाइश प्राप्त नहीं कर सकते। तो पहला ही यक्ष प्रश्न हो गया कि इससे हम पीछा कैसे छुड़ाएं कि लोग यूपीए को भूल जाएं। और यूपीए को भूलने से ज्यादा उनका मकसद इस बात का था कि यूपीए के द्वारा जो किए गए गलत कार्य हैं, घोटाले हैं, उससे जनता का ध्यान डाइवर्ट हो जाए। बिल्कुल। लेकिन सवाल था कि ये होगा कैसे, और फिर जो मूल मकसद है इनका, जहां भी एक बड़ी दिलचस्प बात है मुनेश जी, मैं कहना चाहूंगा, शायद संज्ञान में जनता के भी आना चाहिए और हम लोगों के भी आना चाहिए। अभी तक पॉलिटिकल पार्टियों को सत्ता से हटाने की बात हुआ करती थी। जब भी कोई चुनाव होता था, भाई समाजवादी पार्टी को हटाना है, इस पार्टी को लाना है, कांग्रेस को हटाना है, इस पार्टी को लाना है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि अब एक नया नैरेटिव खड़ा हो गया है कि पार्टी हटाने की बात नहीं हो रही है, व्यक्ति हटाने, सिर्फ एक व्यक्ति को हटाने के लिए सारी कवायद है। और अगर ऐसा न होता तो ये विपक्षी राजनीतिक गठबंधन वाली पार्टियां वाजपेयी जी का नाम बार बार न लेती।
नहीं, मोदी जी नहीं, वाजपेयी जी उनसे ठीक थे। यानी हमें मोदी स्वीकार्य नहीं है, लेकिन वाजपेयी थोड़ा नरम विचारधारा, ये ठीक था। वो इनको छूट दे देते थे कि हाँ, चलिए अब नहीं, वो छूट देते न देते, वाजपेयी जी इतने कमजोर नहीं थे, बड़े स्ट्रांग डिसीजन भी हैं उनके जी। लेकिन थोड़ा सा वो जड़ खोद देने वाली स्थिति वाजपेयी की नहीं थी। ये प्राइम मिनिस्टर तो जड़ खोद के सीधा बीमारी को दूर करता है। अब मोदी जी के साथ ये हुआ कि इन्होंने धीरे धीरे राष्ट्र को ही इतना ऊपर ले जाके बैठा दिया कि अब उससे बड़ा नैरेटिव खड़ा करना विपक्षी पार्टियों के लिए असंभव है जी। तो ये हुआ कि जिस नरेशन को इन्होंने ले जाके ऊपर बैठाया है, यानी राष्ट्र को, उसी के खिलाफ हम लड़ते हुए मोदी को दिखा दें। मोदी इंडिया के खिलाफ कैसे बोलेंगे जी। इंडिया अब हम हो गए। जी। तो इन कारणों से सोच समझ के ये किया गया, लेकिन इसके पीछे की हिस्ट्री की बात कोई नहीं कर रहा है। याद कीजिए, मैं याददाश्त के दरवाजे पे खटखटा रहा हूं जनता के कि 1971 में जब बांग्लादेश का अभ्युदय हुआ जी। तो एक बहुत खूबसूरत स्लोगन देवकांत बरुआ जी के द्वारा कांग्रेस पार्टी में दिया गया। देवकांत बरुआ ने उस समय कहा था, आपको याद आएगा, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। क्या वही स्लोगन अब फिर वापस नहीं आ गया? अब चलिए थोड़ा सा दिलचस्प इसकी व्याख्या करते हैं। I.N, आगे बढ़ जाइए पूरा। यह प्रत्येक एक अक्षर है, शब्द नहीं है। इसको समझिएगा अच्छी तरह से। लेकिन इंडिया एक शब्द है। तो अगर जो अक्षर है I. जरा सा इसकी पूरी व्याख्या हमको बताइए, क्या शब्द है? इसे जो INDIA को अगर हिंदी में उसका सर अनुवाद किया नहीं, सीधा पहले अंग्रेजी में ही बता दीजिए। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। जी। अब इतना बड़ा, ये प्रत्येक अक्षर का शब्द अगर आपने रखा तो ये इतना बड़ा बन गया जी। अब इसके एक एक अक्षर को आप लेंगे तो ये इंडिया बन जाएगा। और वो जान रहे हैं कि नाम इतना बड़ा रखे हैं कि टीवी चैनल और पत्रकार शार्ट ही बोलेंगे। जब शार्ट बोलेंगे तो इंडिया बोलेंगे, जो कि टोटल गलत है। शार्ट बोलने पे भी चाहे इस विपक्षी गठबंधन का ये नाम है, बोला जाना चाहिए I.N. और चाहे एनडीए है उसको भी बोला जाना चाहिए N.D.A। और ये सारा खेल कुछ उस प्रकार है, बड़ा खूबसूरत। मैं आपको बताऊंगा कि अगर नेशनल फ्लैग के बीच में अशोक चक्र की जगह हम कोई और चीज दे दें, सिंबल, आपको तकलीफ होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल। हमारे नेशनल फ्लैग का स्वरूप बिगाड़ा जा रहा है। बिल्कुल सही बात। हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि ये विपक्षी पार्टियां वही काम कर रही, चार अक्षरों को रख के और शार्ट में अभिलाषा करती है कि उसे इंडिया बोला जाए? ये विपक्षी पार्टी इंडिया है क्या? नहीं। और जरा सा इसका हिंदी तर्जुमा करके बताइए हमको। भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन। अब इसे हिंदी में अगर एक एक अक्षर ले लीजिए, इनका क्या बोलेंगे आप? जरा जोर से बोलिए। भारा विसग। भारा विसग। भारा विसग। अब हिंदुस्तान के तमाम चैनल जो हिंदी चैनल हैं, वो मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि आप इंडिया क्यों बोल रहे हैं? भाई आप तो हिंदी चैनल है, आप हिंदी में क्यों नहीं बोल रहे? और विश्वास जानिए, एक महीना ये पूरे चैनल जो हिंदी चैनल है, ये इनका हिंदी नाम लेने लगे तो इन चैनलों के पास इस विपक्षी गठबंधन की तरफ से लेटर आने लगेगा कि आप हिंदी में ये मत बोलिए, आप इंडिया बोलिए।
और हो सकता है कि कुछ दिन बाद वो नाम बदल के भारत ना कर ले। हाँ, उस कवायद तो चले ही गए हैं, जी। उस पे तो हम लोग बाद में चलेंगे। लेकिन अब दिलचस्प बात मैं आपको बताता हूं। ये गेम आज से थोड़ी शुरू हुआ है। जी। याद कीजिए, जिस समय देश स्वतंत्र हुआ उस समय नेशनल फ्लैग का कलर डिसाइड किया गया। बीच में अशोक चक्र होगा, वो डिसाइड किया गया। कहा गया केसरिया ऊपर होगा, सफेद बीच में होगा, हरा रंग नीचे होगा। जी। लेकिन उस समय भी एक पॉलिटिकल पार्टी थी जो आई डांट की तरह जी। नेशनल फ्लैग को भी डांट करके अपने हिस्से में ले गई। कलर सीक्वेंस वही रखा, सिर्फ चरखा लगा दिया चक्र की जगह। और आज तक कोई पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं गया कि नेशनल फ्लैग के उस कलर की हायरार्की पे कोई दूसरा सिंबल कैसे लगा सकता है। और मेरा विनम्र निवेदन है सुप्रीम कोर्ट से कि इस बात को संज्ञान में लेते हुए कृपया यह आदेश पारित किया जाए कि नेशनल फ्लैग का जो कलर सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस में किसी पार्टी का जो है कलर नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात। उस आप उल्टा कर लीजिए। एक हरा रंग, मुझे याद है कि एक अमेरिकन राष्ट्रपति हिंदुस्तान आए थे, आपको याद होगा, और उनके जहाज पे फ्लैग उल्टा लग गया था। क्यों चिल्ला रहा था पूरा देश कि नेशनल फ्लैग का अपमान हो गया? कलर तो वही थे। इसलिए नेशनल फ्लैग से छेड़खानी न हो पाए, इसलिए स्पष्ट आदेश जारी होना चाहिए कि नेशनल फ्लैग का जो कलर सीक्वेंस है वो किसी पार्टी के या कहीं पे भी किसी झंडे का नहीं हो सकता। और आप कोई भी कलर ऊपर नीचे कर लीजिए, कोई एतराज नहीं है, क्योंकि वो नेशनल फ्लैग नहीं होगा। देश की सेवा करने वाले लोग इस तरह का नाम रख के और इंडिया की आड़ में सत्ता पाने की जो चाहत वो रखे हुए हैं, ये बहुत गंदी मानसिकता है और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को भी चोट करना चाहिए। मैं यही कहना चाहूंगा। सर, इसमें एक चीज और भी है कि जैसे यूपीए के दौरान, जब तक यूपीए थी तो उस समय घोटाले घपले बहुत सारे हुए और जनता को यही एक मूर्ख बनाने की उनकी ये कवायद है कि INDIA नाम देके वो सोचते हैं कि जनता इसे इंडिया समझ ले और भावनात्मक तौर पे उन्हें वोट दे दे। लेकिन क्या नाम बदल देने से वो चरित्र बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं बदलेगा, बिल्कुल नहीं बदलेगा। मैं इसे दूसरे शब्दों में कह रहा हूं, अगर किसी को तकलीफ हो तो क्षमा चाहूंगा। नाम बदल जाने से वल्दियत नहीं बदला करती। जिसने पैदा किया है अपना नाम बदल के आप उसको नहीं बदल सकते आप। और यहां तो वही कवायद हो रही है कि साहब मैं नाम बदल दूंगा तो हमारे पुराने कारनामे बदल जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और किसी व्यक्ति ने तो बड़ा खूबसूरत एक बात कही थी जो मैं कहना चाहूंगा। वो कवि महोदय थे, किसी कवि सम्मेलन में कविता सुना रहे थे, तो उनकी जो सिग्नेचर पोयम थी उसी को हर जगह सुनाया करते थे। तो किसी दर्शक ने उठ के पूछ दिया कि भाई साहब कोई दूसरी कविता सुनाइए। तो उन्होंने हंस के कहा कि जो मेरे पिताजी का नाम है हम वही बताएंगे, अब आप कहेंगे कोई दूसरा नाम बताइए तो मैं कहां से बता दूंगा। लेकिन वारे राजनीति, आपने कभी ख्याल किया है एक पॉलिटिकल पार्टी से 24 घंटे के अंदर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में जाने वाला शख्स, उसका चरित्र बदल जाता है, उसकी वल्दियत बदल जाती है, उसकी विचारधारा बदल जाती है। ये कैसे कर लेते हैं ये पॉलिटिकल पार्टी वाले? हम शिक्षक एक लड़के को 20 साल में चरित्र दे पाते हैं, उसके अंदर एक विचारधारा को पुष्ट कर पाते हैं। इन पॉलिटिकल पार्टियों को शिक्षा जगत में भी ये अपना सूत्र बतलाना चाहिए कि 24 घंटे के अंदर वो चरित्र कैसे बदलते हैं, विचारधारा कैसे बदलती है, वल्दियत कैसे बदल जाती है। इसलिए मेरा यह कहना है
कि यह राजनीति में सत्ता प्राप्ति का सबसे गंदा स्वरूप है, जहां अपनी विचारधारा से आप अलग हट जाते हैं, आप जो है अपने मूल कैरेक्टर से हट जाते हैं, जो आपकी पहचान है। एक भिक्षु डंक मारने की उसकी प्रवृत्ति है। जी जी। अब उसे आप फ्रिज में रख ले, सुंदर जगह पे रख ले, अच्छा वातावरण दे दे, आप कुछ भी कर ले, वह अपने मूल चरित्र से जाने वाला नहीं है। उसी प्रकार अगर एक राजनेता करप्ट है तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में वो चला जाए वो करप्ट ही रहेगा। ये नहीं है कि किसी पार्टी में गया तो वो शरीफ हो जाएगा। और इस तरह के इल्जाम लगते नहीं रहे हैं क्या? अब तो विपक्षी पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी के पास क्या कोई वॉशिंग मशीन है कि हमारी तरफ के जो जाते हैं वहां करप्ट या जो है वो घोटाले शिरोमणि हैं वो उधर जाके कैसे ठीक हो जाते हैं। फिर वही बोला ना, सत्ता का नशा बड़ा बुरा है और उसके लिए कोई भी समझौता करना ये सत्ता में पहुंचने वाले लोग जरूरी समझते हैं। और कहां तक गिरेंगे, देश को ही खड़ा कर दिया सत्ता पाने के लिए। यह बहुत ही एक खतरनाक स्थिति बन रही है। और मुझे लगता है कि यह सत्ता नशीन जो सत्ता की प्राप्ति चाहते हैं, अगर इस देश में लोगों के सबकी जान को मरवा के भी गद्दी पे बैठना हो, उस तरह का भी गेम खेलने से ये बाज नहीं आएंगे। शायद कुछ लोग इस समय लगे हुए हैं इसी तरह के कार्य में। जी जी। सर ये जो गठबंधन है INDIA का, इसका भविष्य आप क्या देखते हैं? क्या जो नाम उन्होंने चेंज किया है, इससे वोटर कन्वर्ट होंगे इनकी तरफ या नहीं? आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, एक चीज समझ लीजिए कि किसी भी मार्केट में सामान की गुणवत्ता उसके बिकने की गारंटी होती है। आप धोखा देके क्या कर सकते हैं? 2-4 समय के लिए आप किसी को बरगला सकते हैं। ये भी मार्केट में चल रहा है, आपने देखा होगा। जैसे ब्रुक बॉन्ड टी काफी मशहूर हुआ। अब बॉन्ड में अगर मैं ओ की जगह ए लगा दूं, पैकेजिंग का कलर वलर सब वही रखूं, तो आभास तो होता है कि ब्रुक बॉन्ड ही है। बारीकी से देखने पता चलेगा ये वो है नहीं। लक्स साबुन है, मैं यू की जगह अगर वी लगा दूं, रैपर वगैरह सब वही हो, भ्रम पैदा किया जा सकता है। ये भ्रम ही पैदा कर रहे हैं लोग। लेकिन आप कहें कि ये प्रचलन में आ जाने वाले सिक्के हो जाएंगे। अब जनता बहुत जागरूक हो सकी है, और खास करके नए वोटर्स जो नवयुवक पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, आप उनको इन सब चीजों से भरमा नहीं सकते। वो खूब समझ रहे हैं कि कौन हमको धोखा दे रहा है, कौन वाकई जो है कार्य कर रहा है, मूलभूत समस्याओं के ऊपर कार्य कर रहा है। इसलिए मैं फिर कहूंगा मोनेश जी कि सत्ता में बने रहने की कुंजी आपके सकारात्मक विचार और आपके द्वारा किए गए कार्य हैं। यही कारण है कि लगातार चुनाव में बीजेपी अगर सत्ता पे आ रही है तो किसी तीन तिकड़म से नहीं, अपने किए गए कार्यों के चलते। और अब इतनी बड़ी लकीर खींच दिया है उस पार्टी ने कार्यों की कि अब दूसरी पॉलिटिकल पार्टी तभी आएगी सत्ता में जब बीजेपी से ज्यादा बेहतर कार्य करने की क्षमता रखती होगी या करके दिखाएगी। यहां एक चीज और बताऊंगा मोनेश जी, ये कहां लिखा हुआ है कि हम विपक्ष में आ जाएंगे तो हम तब तक कार्य नहीं करेंगे जब तक सत्ता में ना आ जाए। यहीं पे बहुत बड़ी चूक ये विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। एक स्वर्णिम अवसर की तरह कोरोना का काल आया था, आप जनता तक पहुंचे होते, कार्य किए होते, एक बड़ी लकीर बनती। लेकिन ख्याल कीजिए, आपने पूरे कोरोना काल के अंतर्गत सत्ता पार्टी को गाली देने में, उसकी गलतियां निकालने में और उसे गलत रूप में प्रचारित और प्रसारित करने में पूरी ताकत झोंकी। और वह दांव भी आपका उल्टा पड़ा, क्योंकि कोरोना का काल समाप्त होते ही पूरी दुनिया से यह सूचना आने लगा कि भारतवर्ष ने अपने ही लोगों को
बचाने का कार्य नहीं किया, बल्कि न जाने कितने राष्ट्रों को, कुछ तो राष्ट्र ऐसे थे जिनकी जनसंख्या समाप्त हो जाने के कगार पे थी कोरोना काल में, उनको बचाने का कार्य किया। और ऐसे में किसी राष्ट्र का अगर राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पैर छूता है तो उसकी भावनाओं को समझने की जरूरत है, न कि उस संदर्भ में भी कुछ उल्टा सीधा कहने की जरूरत है। और वो घटना देख के अपने देश के लोगों को गर्व करना। हाँ, बिल्कुल गर्व करने की बात है कि आज अगर, अरे हम इसको दूसरे रूप में कह रहे हैं, अगर आपके ही परिवार के किसी बड़े बुजुर्ग को, बिल्कुल आने वाले नवयुवक आपके घर में अगर चरण स्पर्श करते हैं तो क्या आपको अपने पिता पे गर्व नहीं होता? सही बात। तो जाहिर सी बात है कि अब देश की राजनीति उस मुकाम पे पहुंच गई है मुनीश जी, जहां पे जो कार्य करेगा देश के लिए, सत्ता में वही बैठेगा, सिर्फ गाल बजाकर नहीं, सत्ता नहीं मिलने वाली है, तीन तिकड़म करके सत्ता नहीं मिलने वाली है। और आप देख ही रहे हैं गठबंधन के क्या हालात है। अब यहां भी मैं आपको बता दूं, ये पहली बार मैं देख रहा हूं पूरे देश के अंदर कि जो व्यक्ति किसी घोटाले के अंदर सजा काट चुका है, मुकदमा नहीं चल रहा है, सजा काट चुका है, वो विपक्षी गठबंधन का शिरोमणि है, वो रास्ते बता रहा है कैसे? और वो सोच रहा है कि पूरा देश बेवकूफ है और हमको अभी भी वो मसीहा ही समझ रहा है। और उसी बंदे का लड़का जो बिहार का चीफ मिनिस्टर बनने का सपना देख रहा है, दर्जा 9 फेल है। चलिए मैं उसको गिनती में नहीं रखता क्योंकि कबीर तुलसी किसी यूनिवर्सिटी वगैरह में नहीं गए, लेकिन कबीर और तुलसी भी बिना पढ़े तो जरूर थे, लेकिन 400 की प्रॉपर्टी नहीं थी। नहीं, 400 करोड़ की नहीं थी, करोड़ की। और वो बंदा ये नहीं बता रहा है बिहार के नागरिकों को कि 400 करोड़ की प्रॉपर्टी मैंने कैसे बना ली, लेकिन नौकरी 10 लाख देने के ऊपर ज्ञान दिए जा रहा है। जो सत्ता में आने के लिए वादा किए थे। अब कल को यही कुर्सी पे बैठने का सपना देख रहे हैं। क्या देश में बौद्धिक क्षमता के नवयुवक नहीं है? चोट नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं चोट करूं। हेमंत विश्वा ने किसी इंटरव्यू में बड़ी खूबसूरत बात कही, और नाम लेके उस शख्स का जो कि वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर होने का सपना देख रहा है, कि मुझसे उम्र में वो इतना छोटा है और तुम करके बात करता है। मेरा इशारा आप समझ रहे होंगे, राहुल गांधी के ऊपर। हाँ, नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा हूं कि उन्हीं की माताजी ने कहा था कि अगर किसी को राजनीति से समाप्त करना हो तो नाम लेना बंद कर दीजिए, इसलिए मैं नाम ही नहीं लेता। तो बताइए, हेमंत विश्वा जैसा व्यक्ति कह रहा है कि मैं अरे साहब ये तो कुछ भी नहीं। अपने ही काशी के कमलापति त्रिपाठी जी की क्या स्थिति थी संजय गांधी के सामने, छिपा नहीं है, वो घटनाक्रम भी नहीं छिपा हुआ है। मैं बिल्कुल उस घटनाक्रम का उल्लेख नहीं करूंगा, बहुत अपमानजनक घटनाक्रम है कमलापति त्रिपाठी के प्रति जो संजय गांधी ने किया था। अरे जाहिर सी बात है, इनको तुम तड़ाक करके वो बातें करता था, वो कहता था कि घर के अंदर आने जाने की जरूरत नहीं है कमलापति त्रिपाठी के लिए जी। संजय गांधी। और एक समय ऐसा आया था कि जब संजय गांधी पे आरोप लगने लगे कि हिंदुस्तान, उसकी तो राजनीति ही बड़ी विचित्र थी, हिंदुस्तान के जितने भी टॉप के क्रिमिनल थे वो संजय गांधी के साथ थे जी। कहा वैसे शासन करूंगा। दिल्ली का तुर्कमान गेट कांड 24 घंटे का खेल है साहब। सवेरे गमला रखा हुआ था, इलाका सब साफ था, संजय गांधी का। याद दिलाऊंगा, सब याद आने लगेगा। नसबंदी का दौर चला, संजय गांधी जी थे भाई साहब, और इतनी होड़ मच गई संजय गांधी के प्रति वफादारी की कि साहब जिनकी अभी शादी भी नहीं हुई, नसबंदी तो उनकी भी कर दी गई डाटा देने के लिए। और यहां तक कहा जाता है कि वो तो अपनी मां को भी अंडर कंट्रोल करके चल रहा था। और फिर आज भी ये रहस्य की बात है कि वो विमान दुर्घटना में मरे कैसे। विमान दुर्घटना के बाद
उनकी जो चाबियां थी वो गई कहाँ, उनकी गाड़ी जो थी वो गई कहाँ? सब छोड़ दीजिए ना, वो मेनका गांधी का ही प्रकरण देख लीजिए। और इस तरह का जीवन चरित्र लेकर जिंदगी जीने वाले लोग हमारी देश की रहनुमाई करेंगे। फिर उन्हीं सब बातों पे चला जाऊंगा। अब वक्त आ गया है देश के लिए मरने खपने वाले, देश को ऊंचाइयों पे ले जाने वाले और आने वाले वक्त में इस देश को विकसित राष्ट्र की पांत में खड़ा कर देने वाले, जिसके पास भी औकात हो बाहर आवे और देश सत्ता उसको सौंप देगा। बिल्कुल सर, लास्ट में इस विषय पे लास्ट में मैं पूछना चाहूंगा कि जो मोदी विरोध हो रहा है, मतलब जी मैंने तो कह ही दिया पहले, उसको आप कैसे देखते हैं? और इसमें सिर्फ मोदी का ही विरोध क्यों? उन्हीं को सत्ता से हटाने के लिए क्यों ये प्रयास होता है? एक छोटा सा उदाहरण दूंगा और आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। कभी कभी कुछ उत्तर ऐसे होते हैं जो आंखों के सामने होते हैं लेकिन हम उधर देख नहीं पाते। जब तक कांग्रेस सत्ता में थी पाकिस्तान अपने चरम पे था ना, और अब आज की तारीख में जब कांग्रेस सत्ता में नहीं है तो कांग्रेस का क्या हाल है और पाकिस्तान का क्या हाल है आप समझ लीजिए। बराबर। तो भाई मोदी को तो हटाना जरूरी है। फिर लगातार मिस्टर राहुल गांधी चाइना की तरफदारी करते हुए बातें बोलते हैं, कहते हैं चाइना ने जमीन कब्जा कर लिया है, चाइना अंदर घुस गया। भाई साहब प्रमाण क्यों नहीं दे देते खुलेआम? ये तो डिजिटली है ना सारी चीजें। तो साहब आपको सैटेलाइट वाली कोई इमेज निकाल के दे देना चाहिए और कहना चाहिए कि देखिए चाइना इतना अंदर घुसा हुआ है, आइए। फिर देखिए आपका क्या हाल होता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इतनी बड़ी चीज छिप जाएगी, संभव नहीं है। और आपके एक नहीं 20 झूठ है। वो जो राफेल सौदा हुआ था उसमें आपने ही माफी मांगी। आप अगर थूको और भागो की राजनीति कर रहे हैं तो इस देश में ये चलने वाला नहीं है, क्योंकि अब जमाना डिजिटल है। 5 मिनट के अंदर आप जो कह रहे हैं उसको वेरीफाई कर लेगा एक एक नवयुवक देश के अंदर। आप नैरेटिव खड़ा कर रहे हैं जब से ये लोग आए हुए, और यही कारण है कि मोदी को आपको हटाना इसलिए जरूरी है। अब वहां बड़ा खतरनाक सूत्र मैं आपको बता रहा हूं। एक दिन मैं चाहूंगा मोनेश जी कि आप इस बात के ऊपर बातचीत रखें बिल्कुल कि हिंदुस्तान के कितने राजनेता जमानत पे छूटे हुए जो देश में जनता की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए सत्ता में आए थे, वो घोटालों में संलिप्त और वर्तमान में जमानत पे छूटे हुए हैं। और आप देखेंगे कि वही जमानत पे छूटे हुए लोगों की पूरी जामात एक जगह विपक्षी पार्टी के रूप में संगठित है गठबंधन में, और उसे ऐसा लग रहा है, और अगर उसे लग रहा है तो मैं कहना चाहूंगा कि लग नहीं रहा है, वो बिल्कुल सही होने वाला है कि अगर 5 इयर्स की एक और टर्म मोदी को मिला तो जमानत पे छूटे हैं, मुकदमा पूरा पक के तैयार है, फैसले के करीब है, सब के सब जेल में जाएंगे, सब नपेंगे। एक लालू नहीं, लालू तो नप चुके, तो अभी और आने वाला है उनका। ये सब जाएंगे जेल में, और फिर जेल में भी इनको राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि ये गवर्नमेंट अगर मुख्तार को चैन से नहीं बैठने दे सकती जेल के अंदर, अगर या गवर्नमेंट अतीक को जेल में कायदे से नहीं बैठने दे सकती, तो ये लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके हालात क्या होने वाले। आतंकवाद के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर चल सकते हैं। अगर भरी विधानसभा के अंदर योगी आदित्यनाथ सबको ललकारते हुए कहते हैं कि अगर माफियागिरी किए तो मिट्टी में मिला दूंगा, तो कौन नहीं डरेगा ऐसे लोगों से? और फिर तो वो पूरी ताकत लगाएगा, संगठित होगा। ये हमें नहीं पसंद है, देश को भले पसंद हो, हम इनको हटाना चाहते हैं, क्योंकि एक बंदे ने तो सीधे कहा कि न खाऊंगा और न खाने दूंगा। मेन केंद्र बिंदु में यही चीज है, कोई माने न माने। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार सर। इतना ही। और तो हमने बात की डॉक्टर अरविंद सर से, और उन्होंने
जो गठबंधन यूपीए ने नए नाम से बनाया है उसकी क्या मानसिकता है, उसका क्या चरित्र है, इस पे हमने चर्चा की और हमें लगता है आप लोगों को बहुत हद तक ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।